नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका अध्यापक मनोज कुमार, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंदा छोई फतेहाबाद से। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 8वीं के अध्याय 4 कृषि के बारे में। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कृषि क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की कृषियों को क्या कहते हैं और भारत में तथा पूरे विश्व में कृषि योग्य भूमि कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा हम जानने की कोशिश करेंगे कि कृषि का क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय कृषि। प्यारे बच्चों, आप सभी ने देखा होगा कि खेतों में लहराती जो फसलें हैं, जब वो पक जाती हैं तो उसके बाद जो अनाज होता है या जो उपज होती है उसको ले जाया जाता है फैक्ट्रीज में। इन फैक्ट्रियों में उनसे उत्पाद तैयार करके और उन्हें मार्केट में भेजा जाता है और फिर वो उत्पाद, जैसे कि यहाँ पर बिस्किट दिखाए गए हैं, ये हम तक पहुँचते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि खेती एक प्राथमिक व्यवसाय है और द्वितीयक व्यवसाय है उस जो कच्चा माल था उससे नए उत्पाद तैयार करना, यानी यहाँ पर बिस्किट। तो ये जो खेती है इनको हम कहेंगे प्राथमिक क्रियाएं। और जो दूसरे प्रकार की जो उद्योग हैं, जैसे कि ये बिस्किट उद्योग है, किसी भी प्रकार के उद्योग को द्वितीयक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम जान लेते हैं कि कृषि क्या है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल हैं। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं और भारत की भी 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। तो प्यारे बच्चों, कृषि हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यानी उसका मुख्य भाग है। अगर कृषि अच्छी होती है तो हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी रहती है, अर्थव्यवस्था में भी तरक्की होती है, प्रगति होती है। लेकिन कृषि अगर किसी कारणवश अच्छी नहीं हो पाती तो हम सभी की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। अब हम जान लेते हैं कि अलग अलग प्रकार की जो कृषियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं रेशम की खेती। रेशम के कीट होते हैं और उन्हें पाला जाता है। इस प्रकार की खेती को कहा जाता है सेरीकल्चर। रेशम की खेती सेरीकल्चर। मत्स्य पालन, जब मछलियों को पाला जाता है, यह समुद्र में जो मछलियां पकड़ी जाती है वो नहीं है, जो तालाब बनाए जाते हैं, विशेष रूप से मत्स्य पालन के लिए जो तालाब और जोहड़ बनाए जाते हैं, उनमें जो मछलियों का पालन किया जाता है उसे कहा जाता है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर मत्स्य पालन। तीसरे प्रकार की खेती है अंगूरों की खेती। अंगूरों की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है, यानी अंगूरों की खेती विटीकल्चर। इसके अलावा जो उद्यान कृषि है, जिसमें बागवानी की जाती है, उसे हॉर्टिकल्चर का नाम दिया गया है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सेरीकल्चर रेशम की खेती, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, विटीकल्चर अंगूरों की खेती और हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि, यानी जिसमें बागवानी की जाती है। इस तरह से हमने देखा अलग अलग प्रकार की कृषियों के अलग अलग नाम है। इसी प्रकार
एग्रीकल्चर कृषि, सेरिकल्चर रेशम, पीसी मत्स्य, वीटी अंगूरों की खेती और हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि। अब हम जान लेते हैं कि अच्छी कृषि के लिए हमें किन मूलभूत आवश्यकताओं पर निर्भर होना पड़ता है। सबसे पहले इसमें है अनुकूल स्थलाकृति। अनुकूल स्थलाकृति में अगर स्थलाकृति यानी जो भूमि है वो ऊबड़ खाबड़ है तो वहाँ पर कृषि जो है वो नहीं हो पाएगी, खेती योग्य वो जमीन नहीं होगी। यानी अच्छी कृषि के लिए मैदानी भाग होना अत्यंत आवश्यक है। मैदानी भागों में अच्छी कृषि की जा सकती है। इसी प्रकार अगर मृदा जो है अगर उपजाऊ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मृदा अगर उपजाऊ है तो वहाँ पर कृषि भी अच्छी होगी। इसके विपरीत जो मृदा में अगर खनिज तत्वों की, जो आवश्यक खनिज तत्व है उनकी कमी होती है तो वहाँ पर खेती अच्छी नहीं होती। आप देखते हैं कि बालू मिट्टी, जहाँ पर पानी की कमी होती है और बालू मिट्टी होती है, वहाँ पर कृषि जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती। राजस्थान इसका उदाहरण है। इसके लिए तीसरा आवश्यक तत्व है जलवायु। अगर जलवायु अच्छी है, नमी युक्त है और ना ज़्यादा सर्दी है और ना ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पर अच्छी खेती होती है। चित्र के आधे हिस्से में शुष्क मौसम दिखाया गया है और आधे हिस्से में आर्द्र मौसम दिखाया गया है। बादल आप देख सकते हैं और यहाँ दूसरे हिस्से में आपको गर्म जलवायु दिखाई गई है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है। इसके कारण यहाँ जो ज़मीन है उस पर कुछ भी उगा हुआ नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर हरियाली है। इससे हम समझ सकते हैं कि जलवायु भी कृषि के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो प्यारे बच्चों, ये थी 3 मूलभूत आवश्यक। बच्चों, अब हम जानेंगे भारत के मुख्य कृषि उत्पादक क्षेत्रों के बारे में। अगर भारत की भूमि को हम देखें तो यहाँ की 2 मुख्य फसलें हैं, चावल और गेहूँ। सबसे पहले बात करते हैं चावल की। ये जो काला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये काला हिस्सा चावल उत्पादक क्षेत्र को दर्शाता है। मुख्य रूप से चावल पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, इसके अलावा असम और यहाँ ये जो हिस्सा है जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का हिस्सा है, झारखंड का भी इसमें कुछ हिस्सा आता है, पूर्वी तटीय मैदान तथा पश्चिमी तटीय मैदान, ये मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र हैं भारत के। अगर हम बात करें गेहूं की तो गेहूं यहाँ ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है जिसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यह मुख्य गेहूं उत्पादक क्षेत्र को दर्शाता है। इसके अलावा ज्वार भी भारत की एक मुख्य फसल है। ये जो खड़ी लाइनें आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा ज्वार उत्पादक क्षेत्र है। मुख्य रूप से बाजरा जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, यानी मध्य भारत का एक बहुत बड़ा भाग बाजरा उत्पादक क्षेत्र है। रागी यहाँ पर गुजरात में होती है और ये जो हिस्सा है तमिलनाडु, कर्नाटका का, यहाँ पर भी रागी का उत्पादन होता है। उच्च जो भूमि है यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर जौ की खेती होती है। मध्य भारत और पंजाब और हरियाणा का कुछ हिस्सा, वहाँ पे कॉटन उत्पादन होता है यानी कपास का उत्पादन होता है। इसमें मध्य भारत में यहाँ पे क्योंकि काली मिट्टी पाई जाती है इसलिए मुख्य कपास उत्पादक क्षेत्र है ये। तो ये हैं भारत की कुछ मुख्य फसलें। और हमने देखा कि जो उत्तर भारत का
विशाल मैदान है जो फैला हुआ है पंजाब से लेकर बंगाल तक, और असम में भी इस मैदान का कुछ हिस्सा है। ये मुख्य रूप से दो फसलें इसमें उत्पादित होती हैं, चावल और गेहूं। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि ये भारत का जो कृषि मानचित्र है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये भारत की कुछ मुख्य फसलें हैं। अब हम जानेंगे पूरे विश्व में, अब हम चर्चा कर लेते हैं कि पूरे विश्व में कृषि योग्य भूमि कहाँ कहाँ पाई जाती है या कहाँ कहाँ पर खेती की जाती है। शुरुआत करते हैं हमारे अपने देश भारत से। ये देखिए, ये भारत का मानचित्र है और इसमें जो हरा पार्ट है, पूरे भारत को लगभग कवर करता हुआ हरा जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये जो दो भाग आप देख रहे हैं, इसमें एक तो मरुस्थल है और दूसरा है छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर खेती कम होती है। इसके बाद एशिया का ही एक और देश है चाइना, यानी चीन। चीन में भी खेती बहुत अधिक होती है, यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन का भी कृषि पर आधारित है। इसके बाद बात करते हैं यूरोप की। यूरोप भी कृषि के मामले में बहुत संपन्न देश है। आप देख सकते हैं कि लगभग सभी यूरोपियन देशों में कृषि होती है। अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ देखिए सफ़ेद आपको दिख रहा है। प्यारे बच्चों, ये है सहारा मरुस्थल, लेकिन मध्य अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका के तटीय प्रदेश और दक्षिणी अफ्रीका के काफ़ी हिस्सों में खेती की जाती है, यानी कृषि की जाती है। अगर हम चर्चा करें दक्षिण अमेरिका की, तो इसका ये जो पूर्वी तट है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कृषि योग्य भूमि देखने को मिल रही है और पश्चिमी तट पर भी कुछ स्थानों पर खेती की जा रही है। इसी तरह उत्तर अमेरिका की अगर हम बात करें, तो उत्तर अमेरिका का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि योग्य भूमि है और इसके पश्चिमी तट पर भी काफ़ी मात्रा में खेती की जाती है, यानी कृषि की जाती है। अगर हम चर्चा करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है वहाँ पर बहुतायत में खेती होती है और पश्चिमी तट का एक हिस्सा भी कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत आता है। तो प्यारे बच्चों, ये था कृषि का विश्व भर में वितरण, यानी पूरे विश्व में कृषि योग्य भूमि कहाँ कहाँ पर मुख्यतः पाई जाती है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अलग अलग जो कृषि हैं उनको क्या क्या नाम दिया गया है। सबसे पहले रेशम उत्पादन की जो खेती होती है उसको कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन होता है, यानी इनको बेचने के लिए बाजार में ले जाया जाता है और यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। यानी खेती करने के साथ साथ ये रेशम के कीटों का पालन करते हैं और इस प्रकार की खेती को कहा जाता है सेरीकल्चर। अब बात करते हैं मत्स्य पालन की, जहाँ पर निर्मित तालाबों और पोखरों में, यानी इनके लिए स्पेशल तालाब और पोखर बनाए जाते हैं मत्स्य पालन के लिए, और वहाँ पर जो मत्स्य पालन होता है, मछलियाँ उनमें से जब निकाली जाती है तो उसे कहा जाता है पीसीकल्चर। तो मत्स्य पालन को कहा जाता है पीसीकल्चर। इसी प्रकार अंगूरों की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर कहा जाता है सब्जियों, फूलों और फलों के उगाने को हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। तो ये थे खेती के अलग अलग नाम। सबसे पहले सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, विटीकल्चर द्राक्षा कृषि यानी अंगूरों की खेती, और हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान कृषि। तो ये थे कृषि के विभिन्न नाम। अब हम चलते हैं कृषि के लिए हमें क्या चाहिए। प्यारे बच्चों, कृषि के लिए 3 चीज़ों का होना अति आवश्यक है। सबसे पहले अनुकूल स्थलाकृति, इसके बाद मृदा और इसके बाद है जलवायु। अनुकूल स्थलाकृति में अगर हम देखें
तो अगर ज़्यादा पहाड़ी भाग है, ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ भाग है, वो खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता। लेकिन मैदानी भाग कृषि करने के सबसे उपयुक्त होते हैं। आप देख सकते हैं हरा भरा मैदानी भाग चित्र में, इसलिए मैदानी भाग कृषि के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। दूसरा इसमें है, पहला था अनुकूल स्थलाकृति, दूसरा है मृदा। मृदा यानी मिट्टी। मिट्टी अगर उपजाऊ है तो उसमें कृषि भी बहुत अच्छी होती है। यानी मृदा का उपजाऊपन कृषि उत्पादन में सहायक होता है। जितनी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होगी, कृषि का उत्पादन भी उतना ही अधिक होता है। तीसरा इसका जो मुख्य तत्व है वो है जलवायु। किसी भी स्थान की जलवायु वहाँ की कृषि पर अनुकूल या फिर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। चित्र में आप देख सकते हैं कि एक तरफ हरा भरा बादलों भरा क्षेत्र आपको दिख रहा है, बादल से ढका हुआ आकाश आपको दिख रहा है, और दूसरी तरफ रेगिस्तान दिख रहा है जहाँ पर कुछ भी नहीं उगा हुआ है, यहाँ तक कि पेड़ भी क्या हो गए, सूख गए हैं। इसका एक हिस्सा दर्शाता है मैदानी भाग को जहाँ पर अच्छी बारिश होती है, आप देख सकते हैं वह हरा भरा है। दूसरा जो भाग है इसका, इसमें दिखाया गया है एक मरुस्थल को। इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ पर पानी भी नहीं है, बारिश कम होती है, इसलिए ये क्या है, अनउपजाऊ भाग है। तो इस तरह से तीन जो चीज़ें हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है खेती कार्यों के लिए या कृषि के लिए। सबसे पहला अनुकूल स्थलाकृति, दूसरा मृदा, और तीसरा है जलवायु। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कृषि तंत्र की। प्यारे बच्चों, कृषि तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें खेती में हमें क्या क्या चाहिए, कृषि के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसके बारे में बताया गया है। यानी किस तरह से जो कृषि कार्यों में लगे हुए लोग हैं वो क्या क्या काम करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि खेती करने के लिए या कृषि करने के लिए निवेश क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि आज कल मशीनों का युग है, इसलिए सबसे पहले हमें मशीनरी की आवश्यकता होती है, जिसमें ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के पीछे जुड़ने वाले अनेक यंत्र शामिल होते हैं। इसके बाद हमें अच्छे बीजों का चुनाव करना होता है, और तीसरा इसका भाग है रसायन। यानी फसलों में अगर कोई बीमारी लग जाती है तो हमें रसायनों का छिड़काव करना पड़ता है। तो ये तीसरा जो है वो निवेश है। सबसे पहला मशीनरी, दूसरा है बीज, और तीसरा है रसायन। अब हम जान लेते हैं, हमने निवेश कर दिया, प्रक्रम क्या होगा, खेती में हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले खेतों की जुताई होती है। जुताई का मतलब खेत को पहले फसल के लिए तैयार करना, उसे कहा जाता है जुताई। खेत को अच्छे से हल चलाकर जोता जाता है, उसको उसकी जुताई की जाती है, और फिर उसे तैयार किया जाता है फसल की बुआई के लिए। फसल की बुआई का मतलब है बीजों को जमीन में रोपना या फिर हल से उनकी बुआई करना। तीसरा जो कार्य होता है खेती में वो है छिड़काव। यानी जब फसल में कोई बीमारी होती है या फिर बीमारी नहीं भी होती है तो फसल को बीमारी से बचाने के लिए हम करते हैं दवाइयों का या रसायनों का छिड़काव। या फिर फसल में अगर किसी पोषक तत्व की कमी आ गई है तो हम उसके लिए खाद का छिड़काव भी करते हैं। इसमें कुछ अन्य क्रियाएं भी होती है, जैसे निराई, यानी फसल में से जो अनावश्यक खरपतवार है उनको निकालना। इसके बाद फसल की जब पक जाती है तो उसकी कटाई की जाती है, उसे कहा जाता है कटाई। तो ये थे कुछ प्रक्रम जिस जो खेती के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बाद आउटपुट क्या आता है, क्या मिलता है हमें, निर्गत। तो हमें मिलती है फसल। यानी ये सब करने के बाद जब फसल पक जाती है तो जो आउटपुट आता है, यानी जो निर्गत मिलता है, वो है फसल। इसके बाद जो हमने निवेश किया है, उसमें निवेश भी दो प्रकार का निवेश होता है। एक होता है भौतिक निवेश,
जो प्रकृति करती है, यानी सूर्य का प्रकाश, वर्षा, मृदा, मृदा की ढाल और तापमान, ये सभी जो निवेश है वो हमें नहीं करने पड़ते, ये करती है प्रकृति। और प्रकृति के बाद हमें कुछ निवेश करना होता है, यानी मनुष्य को जो निवेश करना होता है उसे कहा जाता है मानवीय निवेश। जैसे कि रसायन यानी खाद, मशीनरी, श्रम यानी मेहनत, और भंडारण करने के लिए जगह या फिर मकान। तो इस प्रकार से इसको कहा जाता है मानवीय निवेश। तो यह था कृषि तंत्र। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कृषि के प्रकार। प्यारे बच्चों, कृषि दो तरह की होती है। पहली होती है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि में जो किसान हैं वो अपने जीवन का गुजारा चलाने के लिए खेती करते हैं, यानी उन्हें सिर्फ अपने पेट के लिए खेती करनी होती है, अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए खेती करनी होती है। इस प्रकार की खेती में हम इस प्रकार की खेती के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरे प्रकार की जो खेती होती है, कृषि होती है, वो होती है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो दो तरह की कृषि होती है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। प्यारे बच्चों, निर्वाह कृषि के बारे में अगर हम बात करें तो निर्वाह कृषि में किसान जो है वो सिर्फ अपने लिए और अपने पशुओं के लिए ही खेती करता है। जो फसल उत्पादन होता है उससे वह अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती करता है। प्यारे बच्चों, जब आप अपने परिवार की या किसान अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए खेती करता है तो उसे कहा जाता है निर्वाह कृषि। पारंपरिक रूप से इसमें कम उपज होती है और निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी, यानी बहुत ही लो लेवल की निम्न स्तरीय जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, पुराने हल का प्रयोग करके किसान अपने खेत को जोत रहा है, तो इसे कहा जाता है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि के बाद इसके जो अन्य प्रकार हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला प्रकार है इसका स्थानांतरी कृषि। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्थानांतरी कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और फिर राख को मृदा में मिलाया जाता है और मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। जब भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरी कृषि का एक अन्य नाम भी है कर्तन एवं दहन कृषि। तो प्यारे बच्चों, जब किसान जंगलों को साफ करके आग लगा करके जंगलों में और जंगल की सफाई करके वहां पर राख को मृदा में मिलाकर कुछ फसलें बोता है तो इस प्रकार की खेती कहलाती है स्थानांतरी कृषि। जान लेते हैं कि स्थानांतरी कृषि को विश्व के विभिन्न भागों में किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले अगर भारत की बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत में इस प्रकार की कृषि को कहा जाता है झूमिंग। उत्तर अमेरिका के देश मैक्सिको में इस प्रकार की खेती को मिल्पा कहा जाता है। इसी प्रकार दक्षिण अमेरिकी एक देश है ब्राजील। ब्राजील में इस तरह की खेती को रोका कहा जाता है। और एक और देश है जो एशिया में स्थित है, मलेशिया। और मलेशिया में इस प्रकार की खेती को लदांग के नाम से पुकारा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये है स्थानांतरी कृषि। अब हम जान लेते हैं कि एक और प्रकार है निर्वाह कृषि का, यह होता है चलवासी पशुचारण। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल
और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। यानी ये जो पशु हैं ये उनके परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से एक भेड़ों का झुंड है और यह जा रहा है पानी और भोजन की तलाश में। तो इस तरह से ये जो चलवाशी पशुचारण है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि निर्वाह कृषि में अपने निर्वाह के लिए खेती की जाती है। दूसरे प्रकार की कृषि है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। यानी यह परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि बाजार में बेचने हेतु इस प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है और इसका अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें गेहूं की कटाई हो रही है और उसकी कढ़ाई भी साथ में कंबाइन के माध्यम से हो रही है। इस प्रकार की मशीनों का प्रयोग वाणिज्यिक अनाज खेती में होता है। अत्याधुनिक तरीके से ये खेती होती है और कृषि क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है और इसकी जो मुख्य फसलें हैं वो हैं गेहूं और मक्का। ये सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें होती हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं मिश्रित कृषि का। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं एक खेत जिसमें पशुओं को चराया जा रहा है और यहाँ पर चारा उगाया जाता है। यानी यहाँ पर भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने के लिए किया जाता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं रोपण कृषि की। चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल इसमें उगाई जाती है और बहुत बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता हमें होती है। अब हम देख लेते हैं वीडियो में, यहाँ एक वीडियो दिखाया गया है जिसमें एक कपास का खेत दिख रहा है। अत्याधुनिक मशीनों से ये फसल क्योंकि पक कर तैयार हो गई है, फिर इसकी चुगाई की जाएगी, फसल को इकट्ठा किया जाएगा और भेज दिया जाएगा कारखानों में। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा खेत आपको दिखाई दे रहा है कपास का और इसकी जो हार्वेस्टिंग है यानी जिसकी जो कटाई है वो भी अत्याधुनिक मशीनों के साथ की जाएगी। तो इस प्रकार की कृषि को रोपण कृषि कहा जाता है और इसमें अधिक पूंजी व अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों, ये था आज का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम मुख्य फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।